अदम्य साहस, शौर्य, बलिदान, पराक्रम, इज्जत, गौरव, सम्मान, इन सभी सपनों को उड़ान दी एनडीसीए कोचिंग में। आज ही जुड़ें ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से और रक्षा सेवाओं में बनाएं अपना कैरियर। चुनें राह विजेता बनने की। एनडीए एंड एनए फर्स्ट 2021 यानी कि जिसकी प्रिपरेशन के लिए आप आए हैं, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हम उसकी प्रिपरेशन करें और कैसे आप इसमें सफलता पाएं, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसमें सफलता पाने के पहली चीज़ तो ये है कि इसके दो आयाम हैं, इन दोनों को समझ लेना है। पहला है रिटन टेस्ट यानी कि इसकी लिखित परीक्षा। विस्तृत बात करूंगा कैसे हम पूरे सिलेबस को ख़त्म कराएंगे, कौन कौन से सेक्शंस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, कितनी कितनी क्लासेस में इन चीज़ों को ख़त्म कराएंगे। तो पहला है रिटन पार्ट और दूसरा है इसका एसएसबी इंटरव्यू। और ये एसएसबी जो इंटरव्यू है ये पूरी 5 दिन की प्रक्रिया है। इसके तहत ये चेक किया जाता है कि आपके अंदर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं। ध्यान रखना, ये जो क्वालिटीज़ हैं ये अंतर्निहित आपके अंदर होनी चाहिए। कोई भी ऐसा फॉर्मूला और ऐसी डिवाइस और ऐसी कोचिंग या फिर ऐसा मेरे पास कहीं कुछ भी नहीं है कि मैं कोई सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दूं और इन क्वालिटीज़ को जो है ह्यूमन बिहेवियर को आपके अंदर इंस्टॉल किया जा सके। ये धीरे धीरे डेवलप होंगी। आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना है, सोचने का तरीका बदलना है, इंटरप्रिटेशन करना है, राइट। तो ये सारा कुछ आपका आंतरिक खेल है, क्योंकि ये क्वालिटीज़ जो हैं वो इंसर्ट नहीं की जा सकती, ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। जैसे कॉन्फिडेंस। अब अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज। कॉन्फिडेंस नॉलेज के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं कहता हूं 2+2, आप कहेंगे आंसर 4, बिना झिझक के, बिना सोच के, बिना समझ के। तो कॉन्फिडेंस क्या है, नॉलेज से आता है। नॉलेज कहां मिलती है? अगर हम अपने चारों ओर की नॉलेज देखें तो वो हमें मिलती है न्यूज से, यानी कि न्यूज़पेपर से, या फिर आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे जो कीमती चीज है वो इंटरनेट है, राइट। वहां से भी आपको नॉलेज मिलती है, गूगल बाबा से भी आपको नॉलेज मिलती है। तो अगर कॉन्फिडेंस किसी टॉपिक पर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए आपको कहां काम करना है? उसके लिए आपको नॉलेज एक्वायर करनी है, राइट। सोर्सेस कोई भी हो सकते हैं। तो ये धीरे धीरे एक्वायर होगी। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको सारी नॉलेज इंस्टॉल कर दी जाए, कॉपी पेस्ट कर दिया जाए। सिमिलरली इनिशिएटिव, आप इनिशिएटिव की का गुण, कहते हैं ना कि काम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जिसने शुरुआत की किसी काम की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आर्टिकल 370 एलिमिनेट कर दिया गया, जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, लेकिन इनिशिएटिव किसने लिया, दैट इज द बिगेस्ट पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इनिशिएटिव मोदी जी ने लिया, बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं, राइट। कश्मीर वाले चाहते हैं कि यहां से सेना हटाओ जिससे कि आप नंगा नाच या नाच सको। सेना क्यों हटाएं? सेना क्या आप पे आपत्ति कर रही है? पुलिस भ्रष्ट हो सकती है लेकिन सेना का भ्रष्ट होने का कोई मतलब नहीं। प्रोबेबिलिटी पॉइंट में भी नहीं है कि सेना कभी भ्रष्ट हो सकती है। तो सेना आपको सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है, आपकी जान माल की सुरक्षा करने में वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन अगर देश को तोड़ने की बात करेंगे तो फिर सेना को भी अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द प्रोफेशनल किलर्स ऑल्सो। वो ऐसे वैसे किलर नहीं है ये, जब ये घूमते हैं जो कि गुर्गे, किन्हीं आतंकवादियों के जो गुर्गे घूमते हैं, शार्प शूटर्स घूमते हैं, वो बच्चे हैं उनके सामने। दे आर प्रोफेशनल किलर्स। वो इतने प्रोफेशनल हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगी। तो बाय बॉर्न ये तो पैदा ही इसलिए होते हैं। तो आपकी रक्षा कर रहे हैं तो आपको क्यों चाहिए? तो इनिशिएटिव मोदी जी ने लिया, तो इनिशिएटिव लेने की प्रवृत्ति आप में है या नहीं? आपका अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप में एक बंदा तो इनिशिएटिव लेगा, चलो भाई हम इधर चलते हैं, और बाद बाकी के भेड़ों की तरह चलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑफिसर के लिए उसी टाइगर की तलाश है, उसी शेर की तलाश है जिसके पीछे सब लोग चलने लगे। लेकिन ऐसा तो नहीं, कोई अपने आप को टाइगर घोषित तो कर नहीं सकता। कोई ये तो नहीं कह सकता कि भाई मैं ही शेर हूं, मेरे पीछे चलो, क्योंकि हर कोई अपने आप में टाइगर बनना चाहेगा, लोकतंत्र है।
लेकिन ये टाइगर नाम से नहीं बना जाता, ये टाइगर क्वालिटीज से बना जाता है, ये टाइगर गुणों से बना जाता है कि आपके अंदर वो गुण हैं या नहीं। और अगर गुण हैं तो टाइगर आप अपने आप में हो ही, इसमें कोई टैग लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में ऑफिसर हैं, क्योंकि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। तो ऑफिसर का काम होता है मैनेज करना। तो ये जो क्वालिटीज हैं एसएसबी इंटरव्यू में जो टेस्ट होती हैं, इनको हम एक एक क्वालिटी को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन, द बेस्ट की टू क्रैक द एसएसबी इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अगर इसका संधि विच्छेद करें तो देखो, ये जो इंग्लिश का बड़ा खूबसूरत शब्द है और इसकी हिंदी होती है आत्मविश्लेषण, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन। इंट्रो प्लस स्पेक्ट, इसमें दो रूट लगे हुए हैं इंग्लिश के। और ध्यान रखना, अगर किसी शब्द का मूल आपको पता लग गया तो उस शब्द के बेसिस पर आप लाखों मीनिंगों को फाइंड आउट कर सकते हैं। इंट्रो का मतलब मैं कहता हूं अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन। और स्पेक्ट का मतलब, इनका मतलब क्या है, अंदर। इंट्रोडक्शन का मतलब जो कुछ आपके अंदर है वो बाहर बताओ कि आपका क्या परिचय है। और स्पेक्ट शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है देखना, टू लुक। जैसे स्पेक्टेटर सुना है आपने, दर्शक, स्पेक्टेकल सुना है, राइट। तो सरकम स्पेक्ट सुना है, देखो बहुत सारे रूट्स वर्ड से बन जाएंगे। सरकम स्पेक्ट, इसका भी संधि विच्छेद आप कर सकते हैं। स्पेक्टेटर सुना होगा, दर्शक। स्पेक्टेकल सुना होगा, चश्मा। सरकम का मतलब होता है अराउंड, चारों ओर। और स्पेक्ट का मतलब मैंने बताया टू लुक, यानी कि देखना। तो चारों ओर देखने को, यानी बहुत जो कॉन्शियस होता है, जो चारों ओर की खबर रखता है, निगाह रखता है, उसको कहते हैं सरकमस्पेक्ट, राइट। तो ये बड़ा कीमती शब्द है इंट्रोस्पेक्शन। आपको बार बार इंट्रोस्पेक्शन करना है। कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि इसके क्या प्रभाव होंगे, सकारात्मक होंगे, नकारात्मक होंगे। और जैसे आपकी सकारात्मक सोच होगी, पॉजिटिव सोच होगी, गेटिंग माय पॉइंट, अगर पॉजिटिव सोच होगी तो आप में ये ऑफिसर बनने के गुण हैं। और वहीं नेगेटिव सोच होगी तो आप जिंदगी में ऑफिसर नहीं बन सकते, भले ही देश के राष्ट्रपति बन जाएं। एपीजे अब्दुल कलाम इस भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन वो एसएसबी परीक्षा क्रैक नहीं कर पाए, आपको शायद ये पता होगा। अमिताभ बच्चन सदी का महानायक और नायक, और जो भी उसको एडजेक्टिव आप दें, कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन वो भी इस एसएसबी इंटरव्यू को क्रॉस नहीं कर सका। बिल्कुल दिया है, 1 करोड़% दिया है। और अपनी अब्दुल कलाम जी ने अपनी जीवनी में लिखा भी है, उनकी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ो। जब वो एसएसबी में फेल हो गए थे तो शिवानंद आश्रम या कोई ऐसा कोई आश्रम है हरिद्वार, ऋषिकेश में, तो वो देहरादून एसएसबी के लिए आए थे त्रिवेंद्रम से, इतनी दूर से। तो जब असफल हो गए तो उनके पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं थे, वो आत्महत्या की सोच रहे थे। तब एक संत उनको मिला और उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि बेटा तुझे तो बहुत ऊपर पहुंचना है, ऑफिसर क्या होता है, तुझे इन तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष बनता है। अगर वो ऑफिसर बन भी जाते तो सेना प्रमुख बन जाते, लेकिन तीनों सेनाओं का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। तो प्रकृति आपको और ऊंचा बढ़ाना चाहती है, ऐसा हो सकता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन डिफेंस का ये नियम है कि अगर ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर हैं, तभी आप डिफेंस में ऑफिसर बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ हाँ, पहुंच गया। कोई और है बच्चा? ठीक 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 ठीक। हाँ भाई, इज इट क्लियर? तो जब तक ये गुण नहीं है तब तक आप ऑफिसर बनने की सोच भी नहीं सकते। हालांकि आप हर पल पर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि कहीं मैं भेड़ चाल में तो नहीं पड़ गया,
कहीं मैं भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन गया। अगर आप भीड़ के हिस्से बन गए हैं, ध्यान रखना, भीड़ का अगर आप हिस्सा बन गए हैं, भेड़ चाल में आप पड़ गए हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये भीड़ के हिस्से होकर आप कभी भी भेड़ बन सकते हैं, लेकिन शेर नहीं बन सकते। यू कैन बी भेड़ बट यू कैन नॉट बी शेर। आई होप आई एम क्लियर। अब भीड़ का हिस्सा देखिए कैसे चीजों को हम इंटरप्रेट करते हैं। झूठ का प्रचार प्रसार जोर शोरों से किया जा रहा है। आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत एक गंजड़ी, एक भंगड़ी और एक इतना कायर जो कि आत्महत्या कर लेता है, उसका इतना महिमा मंडन 3-4 महीने तक एक पत्रकार और एक टीवी चैनल द्वारा किया गया। इतना महिमा मंडल, सीबीआई जांच पर उस पर बिठा दी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस पर हो गया जांच के लिए, पूरा बिहार सक्रिय हो गया, पूरे नौजवान सक्रिय हो गए कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है, आत्महत्या उसने एक नई हत्या की है। यानी आत्महत्या के केस को हत्या में कन्वर्ट करने के लिए एड़ी चोटी तक का इस देश के पूरे टॉप मोस्ट पावर्स लगी हुई थी, और उन्होंने 3-4 महीने में सारी चीजें भूल गए। क्या कोरोना, क्या बेरोजगारी, क्या आर्थिक मंदी, केवल एक ही स्वर मीडिया में सुनाई पड़ रहा था, सुशांत। शायद ये सुशांत ही भारत के विकास का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन जो इंटरप्रेटर्स थे उन्होंने टीवी की बातों पर भरोसा नहीं किया। हमें हमारे देश के संविधान पर भरोसा होना चाहिए, हमें हमारे देश के कानून पर भरोसा होना चाहिए, हमें हमारे देश के पत्रकारों पर कभी भरोसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया बाइज्ड है। मीडिया अपनी टीआरपी के लिए जो भी करते हो, और जल्दी में जो आप काम करेंगे वो हमेशा गलत होगा। जल्दबाजी हमेशा ले डूबती है, और एक पक्षी वार्ता आप सुनेंगे तो वो भी गलत होगा। रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल किया गया। किसी दूसरे की प्राइवेसी को हनन करने का आपको कोई भी संविधान अधिकार नहीं देता। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे के लिए आतंक बन जाए, ऐसा कहीं भी हमारे संविधान में नहीं लगा हुआ। ये प्योरली क्रिमिनल नेचर का कृत्य है। लेकिन पूरे देश के जनमानस को गुमराह कर दिया गया। पूरा देश सुशांत सुशांत, बस सुशांत। हम भूल गए कि बेरोजगारी भी एक मुद्दा हो सकता है, हम भूल गए कि डेवलपमेंट भी एक मुद्दा हो सकता है, हम भूल गए कि हम किस आपातकाल कोरोना से गुजर रहे हैं, वो भी मुद्दा सब भूल गया। इंडिया पे कोरोना का जितना ज्यादा असर नहीं पड़ा जितना सुशांत केस का पड़ा। लेकिन प्रकृति अपने आप दंड देती है। जिसका जमीन पर था दबदबा, बुलंदे अर्श तक नाम था, फलक ने उन्हें यूं मिटा दिया कि मजारे तक का निशान नहीं। आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त कब अपना मिजाज बदल ले, ये कभी भी किसी को पता ही नहीं। अब देखिए वक्त का मिजाज बदला। एक 2018 के केस में जिसको अपने प्रभाव से अर्णब गोस्वामी ने बंद करा दिया गया, उस बच्ची के माता पिता को आत्महत्या करनी पड़ी, उनकी कंपनी बर्बाद हो गई, उनके ड्यूज न पे करने की वजह से समय से, और उनकी बेटी को यह भी नहीं बताया गया कि आपका केस क्लोज हो गया है। क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का वेल सेटल्ड रूल है कि इसमें 3 पार्टी होती हैं। एक तो दोषी, एक जो प्रार्थी जा रहा है वो, पिटिशनर, एक्यूज्ड एंड स्टेट, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर संभालना स्टेट की जिम्मेदारी है। फिर भी उनको यह नहीं बताया गया कि यह केस क्लोज हो गया है। अब पुलिस ने उनको अपने घर से उठा लिया, तो बताइए, देश का गृह मंत्री अमित शाह जी इतने प्रमुख और ओहदे पर हैं और बहुत अच्छे गृह मंत्रियों में से हैं, जो कि 370 धारा का हटाना, राम मंदिर का बनना और भी बहुत सारे ऐसे उन्होंने काम किए जिनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन वो ट्वीट करके बोलते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये तो आपातकाल जैसा समय है, ये तो इमरजेंसी है। लेकिन कानून अपना काम करता है। प्रकृति ने अर्णब गोस्वामी को उसके किए की सजा दी। रिया चक्रवर्ती बिना दोष के जेल में रही। तो जब प्रकृति को सजा देनी होती है तो आप भले ही कितने भी बड़े उत्तुंग शिखर पर बैठे हुए शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, वो अच्छे अच्छे राजाओं को धूमिल कर देती है।
थे कभी रथवान जो बैसाखियों तक आ गए। ये वक्त का जो पहिया है ना, इस तरह चलता है, वक्त का पहिया किसे कब कहां कुछ ले क्या पता, थे कभी रथवान जो बैसाखियों तक आ गए। आज अर्नाब की हालत देखिए, पूरा प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि इमरजेंसी की हत्या, इमरजेंसी की हत्या, लेकिन हम तार्किक दृष्टि से दूसरे पक्ष को सुनना भी नहीं चाहते। लोगों को कानून की समझ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत तरीका अपनाया। नहीं, हाई कोर्ट ने अर्नाब की बेल रिजेक्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि इतना आवश्यक नहीं है कि हम आपको बेल दें, नहीं तो लोग सेशन कोर्ट को छोड़ के, ट्रायल कोर्ट को छोड़ के डायरेक्ट यहीं पे बेल लेने आ जाएंगे। यहां तो वैसे ही बर्डन से भरा पड़ा है, इतने सारे लंबित केस हैं मुंबई हाई कोर्ट में और हर हाई कोर्ट में। अब इस तरह की लोअर कोर्ट के काम भी हाई कोर्ट को करने पड़ेंगे, तो इट विल बी फ्लड ऑफ द केसेस, ये तो बाढ़ आ जाएगी जुडिशरी के सामने। ये तो बहुत बड़ी समस्या और ज्यादा खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई ऐसा स्पेशल केस नहीं है। और दूसरी चीज, ट्रायल में जब कोई चीज है तो आप उसको प्रभावित नहीं कर सकते। तो उसने दो चीजें कही, री इन्वेस्टिगेशन अगर आपको करना है, दोबारा इन्वेस्टिगेशन अगर आपको करना है तो परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट से, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए तो री इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये दो शब्द हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के रूल पर, वेल सेटल्ड रूल पर रिलाई किया मुंबई हाई कोर्ट ने कि री इन्वेस्टिगेशन अगर ये करते तब तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ये वेल सेटल्ड रूल है सुप्रीम कोर्ट का, कोई बेल नहीं मिलेगी। अब आप बताइए, क्या ये झूठ का व्यापार नहीं चल रहा? क्या ये एक दूसरे को भड़का के और खुद का पॉलिटिकल गेन करने का फायदा नहीं चल रहा? क्या सुशांत केस को केवल बिहार के मद्देनजर एक खड़ा किया गया? सुशांत को क्यों खड़ा किया गया? जिससे बिहारियों की जो संवेदना है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए कि सरकार अच्छा काम कर रही है, वो बिहार का बेटा, लेकिन बिहार के वो भी बेटे हैं जो शहीद हुए हैं, बिहार के वो भी बेटे हैं जिनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जो इतने बहादुर हैं, सीमा पर जाकर अपनी जान देते हैं, चाइनियों की गर्दन तोड़ के, लेकिन फांसी लटका के आत्महत्या कभी नहीं करते हैं। उनके लिए एक न्यूज होगा चैनल पे, वो भी 4-5-10 सेकंड का, 5 मिनट का, और यहां 4 महीने के लिए एक आत्महत्यारे की इतनी महिमा मंडन, तो मुझे लग रहा है कि उसी का भूत अब आके अर्नाब गोस्वामी को डस रहा है। तो हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच कहीं बाइज तो नहीं है? मैं हिंदू धर्म हूं और हिंदू तनमन हिंदू जीवन मैं अपनाता हूं, भगवान कृष्ण का मेरे आराध्य हैं, और मैं भारतीय संस्कृति का अनुगामी हूं, मैं भारतीय हूं, हिंदू हूं, ये विशेष रूप से मेरी पहचान है कि मैं हिंदू हूं। लेकिन अगर हिंदू के नाम पर, गायों के नाम पर लोगों की हत्या करने को मैं कभी भी प्रोत्साहन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी हूं, क्योंकि मैं कानून भी जानता हूं, मैंने संविधान भी पढ़ा हुआ है। इस देश में सबको बराबर अधिकार है। अगर कोई फैलाता है कि मुसलमान ये कर रहा है, ये जाति के लोग, हिंदू तो खुद ही बटा हुआ है, हिंदू में इतने भेद हैं, इतनी जातियां हैं, तुम दूसरे धर्म की तो बात ही मत करो। तो लड़ाने के लिए तो हिंदू खुद ही लड़ने के, मरने के लिए तैयार हैं, उनको दूसरे धर्म की जरूरत ही नहीं है। उनको मुसलमानों से नहीं खतरा जितना हिंदुओं से ही खतरा है। आपस में ही लड़ मर लो, इतनी जातियों में बटे हुए हो आप, ठीक है। लेकिन ये संविधान की ताकत है जहां हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यू कैन लिव योर लाइफ विद ऑनर एंड इंटीग्रिटी। लेकिन जो ऑनर एंड इंटीग्रिटी जीने का अधिकार आर्टिकल 21 जो कि सबसे बड़ा अधिकार है, वो आपको कानून देता है, तो वो रिया चक्रवर्ती को भी देता है और अर्नब गोस्वामी को भी देता है। इसमें आपके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, और डबल स्टैंडर्ड हैं तो ये झूठ का जो व्यापार है वो ज्यादा नहीं चलता। ठीक है, आप सत्ता में हैं तो अच्छे अच्छे जो रथ पे थे वो भी बैसाखियों तक आ गए, तो आपकी तो खैर औकाती क्या है, राइट। कभी भी हम सत्ता के मद में आकर किसी का बुरा ना करें, हमेशा पॉजिटिव रहे। तो ये प्रवृत्तियां क्या हैं, ये अपने आप को आपको ढालनी पड़ेंगी, आपको सोचना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। भरोसा मत करो, खुद परखो। ले दे के भगवान ने 2 ही आंखें दी हैं हमें, तो क्यों देखें इस दुनिया को हम किसी और की नजर से? हम तो इस दुनिया को अपनी ही नजर से देखेंगे। तो जहां आप भीड़ का हिस्सा हैं तो आप भेड़ हैं, और भेड़ का काम है पीछे पीछे चलना, अनुगमन,
राइट, और शेर का काम है रास्ता बनाना। तो अगर आप भेड़ हैं तो गो टू द पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक, क्योंकि यहां पर आपको हेडक नहीं लेनी है। हेडक का मतलब बस जो ऑफिसर कह दे यस सर ये करना है, दैट्स इट। जो ऑफिसर इज अ किंग, ऑफिसर जो कह देगा वो आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप में शेर जैसी प्रवृत्ति नहीं है तो पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट। अच्छा, ये भेड़ और शेर को समझ के कुछ मतलब उस आकलन को मत कर लेना, क्योंकि मेरा तो बहुत ज्यादा सम्मान है, मैं खुद एयरफोर्स से एक्स-सर्विसमैन हूं, राइट। तो पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक का मतलब जो फॉलो करते हैं ऑर्डर्स को, गेटिंग माय पॉइंट। हालांकि ऑफिसर को भी करना पड़ता है, लेकिन जो खुद अपना रास्ता नहीं चुन सकते, जिनको अफसर के ही अधीन रहना है, तो इनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज विभिन्न डिफेंस सर्विसेज में है। अब शेर को तो भाई अपना रास्ता खुद ही चुनना पड़ता है। ऑफिसर को क्या है, कमांडिंग की पावर है, कमांडिंग ऑफिसर, वो कमांड करता है। कमांड कौन करेगा, जो शेर होगा। तो अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं तो ध्यान रखना, आप शोभा बढ़ाएंगे एयरफोर्स की, ग्रुप एक्स की, ग्रुप वाई की, एसएसआर की, नेवी की, आर्मी जीडी एसकेटी क्लर्क की, और देश की सेवा करेंगे, राइट। और देश के जितने भी रक्षक हैं, जो सिपाही हैं, उन सब को मैं देवताओं से भी ज्यादा मानता हूं। मैंने आपको बताया मैं कृष्ण भगवान का अनुगामी हूं, मैं उनका पथ फॉलो करता हूं, यानी कि क्षणजीवी हैं कृष्ण, उत्सव धर्मिता वाले लोग हैं, नाचते हुए वहां तक पहुंचने वाले, गाते हुए वहां तक पहुंचने वाले लोग हैं। तो मैं नाचने गाने और इस जीवन को पूरा जीने में भरोसा करने वाला हूं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मैं देवता उनको मानता हूं जो रक्षक बंदूक लेके मेरी रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए मेरा इनके प्रति बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन आप इन पदों पर अपनी शोभा बढ़ा सकते हैं जब आप भीड़ का हिस्सा हैं। लेकिन आप अगर यू आर रियली अ किंग, अगर आप ये क्वालिटीज रखते हैं, तो आप एनडीए से ऑफिसर बनेंगे डिफेंस फोर्सेस में। आपको ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आई एम क्लियर। अब इसके कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में मैं बात करता हूं रिटन टेस्ट की। अब इसका जो रिटन टेस्ट है वो 900 नंबर का होता है, 900 मार्क्स का, और इसका 50% वेटेज होता है, क्योंकि 50% आपके एसएसबी इंटरव्यू का भी वेटेज होता है। यानी कि टोटल असेसमेंट किसी बच्चे का 1800 मार्क्स में से किया जाता है। अब इसके रिटन टेस्ट की मैं परतें खोलना स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो समझें कि कितना रिटन टेस्ट में आपको प्राप्त करना है और कितने में से। 900 में से अगर लगभग आपके 350 नंबर आ जाते हैं तो आप समझिए कि आपको एसएसबी कॉल अप लेटर आएगा इस 900 में से, राइट। 900 में से कितने लाने, 350, लेकिन कट ऑफ और आपको दोनों पेपर्स का क्लियर करना है। अब पेपर्स की संरचना देख लेते हैं कैसी है। रिटन टेस्ट को 2 पेपरों में डिवाइड किया गया है इस 900 मार्क्स को। पहला पेपर इसमें होता है मैथमेटिक्स का, और ये 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है, और इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। आगे हम इसमें चलेंगे, पहले दूसरे पेपर के बारे में भी देख लीजिए। दूसरा है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 600 मार्क्स का होता है। टोटल 900 मार्क्स में से आपका आकलन किया जाएगा। दूसरा, मैथ का जो पेपर होता है, इसमें क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 120 होती है, और जो समय मिलता है वो आपका 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। और 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट, 150 मिनट आपको मिलती हैं। अब कुछ आपका समय ओवल वगैरह ब्लैक करने में, वेरिफिकेशन में निकल जाएगा। तो आप सोचिए कि इसको सॉल्व करने के लिए लगभग आपको 60 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चन को हल करने के लिए, लगभग 60-65 सेकंड। तो अब तक जो भी आप पढ़ाई पढ़ के आए हैं उसमें तो 10 मिनट का समय मिलता है। स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी यहां पर सीखनी है ट्रिक्स,
यहां पर सीखने हैं शॉर्टकट्स, या फिर मैं और आपको बताऊं यहां पर सीखने हैं ऑब्जर्वेशंस, यहां पर सीखने हैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। क्यों ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड? क्योंकि यहां पर ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं कि आपने सही ऑप्शन टिक किया है या नहीं, प्रश्न को आपने कैसे हल किया है या नहीं किया है वो मैटर नहीं करता, आपको रटा हुआ है वो भी मैटर नहीं करता। अगर आपने 1 सेकंड के अंदर आपको पता है कि दिस इज द आंसर, तो आपसे बड़ा विजेता कोई नहीं। तो इन चीजों पर यहां एम्फेसिस करना है। कैसे? मैं 1 बाय 1 आपको डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस ही ले लेता हूं। देखो, ये क्वेश्चन है आपको 10 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इसका कौन सा आंसर होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। अब आप देखिए, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा चौड़ा समय लगेगा, लेकिन क्यों ना मैं x की कोई वैल्यू ले लूं। अगर मैं ले लेता हूं x बराबर यहां पर 1 या फिर कोई भी वैल्यू जो नॉट डिफाइंड न हो, x बराबर मैंने 1 लिया तो ये 2/2 यानी कि 1 हो गया, और साइन में 1 कब होता है? 90 पे, और 90/2 कितना हो गया? 45। तो कुल मिला के इससे 45 आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? x बराबर 1 रखा तो 2/2 1, और साइन इनवर्स में 1 कब होता है? 90 डिग्री पे, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब 90 डिग्री, 90/2 कितना हुआ? 45। तो कुल मिला के यहां से केवल 45 डिग्री आएगा। ये कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगला, यहां 1 रखिए, 1 रखने पे 0, कॉस में 0 कितना होता है? 90 पे, और 90/2 यानी कि यहां से भी कितना आएगा? 45। तो 45 कितना हो गया? 1090। 1090 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो x की वैल्यू 1 रखने पर नॉट डिफाइंड कौन सा ऑप्शन देगा? नॉट डिफाइंड का मतलब किसी के नीचे 0, वो केवल ऑप्शन ए से आ रही है। आंसर इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? आप किसी और पद्धति से भी इसको कर सकते हैं। और देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? आप x का कोई भी मान ले लीजिए जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे। मुझे x बराबर 0 बड़ा प्यारा है। क्यों? क्योंकि 0 पे ही तो 0 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1, और tan इनवर्स 1 कब होता है? 45 डिग्री पे, यानी हमारा आंसर 45 डिग्री आना चाहिए। कब? जब x बराबर 0 हो। इससे तो आएगा नहीं इस ऑप्शन से, इससे π/2 आएगा, इससे π/4 आएगा, इसीलिए ये मेरा आंसर है। आई होप आई एम क्लियर। कहानी समझ में आ गई नहीं? क्या कही है? केवल x बराबर 0 ले लिया। आप जानते हैं sec 0 कितना होता है? 1, tan 0 कितना होता है? 0। तो बचा क्या हमारा? tan इनवर्स 1 बचा या नहीं? और tan इनवर्स 1 कब होता है? 45 पे। 1 देखते हैं, देखिए क्या है ये इनवर्स का। ये tan इनवर्स 1 है, तो हम देखेंगे कि tan में 1 कब होता है? 1 को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 10 π/4। तो यहां से हमारा कितना निकलेगा? π/4। क्लियर? तो मैंने यही कहा कि भाई मैंने x बराबर 0 लिया, x बराबर 0 लेने पे आंसर 45 आना चाहिए। ऑप्शंस में रख के देखा, x बराबर 0 रखेंगे तो यहां से 0 आएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो यहां से π/2 यानी 90 आएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो यहां से π/4 आएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, आराम से समझ लीजिए। क्लियर? अच्छा, और देखिए क्वेश्चंस, क्या आंसर होगा इसका? देखिए, एक तो ये ए बी का चक्कर है,
तो ए बी का चक्कर खत्म कर दो, ए बराबर बी बराबर क्या ले लें 1, तो tan इनवर्स ए अपॉन बी कितना हो जाएगा π/4। ठीक है भाई, अब कोई वैल्यू ले लो। मैंने मान लिया, बताइए कोई वैल्यू ले लो, मैंने मान लिया x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इज इट क्लियर? और जब x बराबर 90 डिग्री लेंगे, जब x बराबर 90 डिग्री यहां पर लेंगे तो देखिए cos 90 तो 0, यहां पे कितना आएगा -1/1 यानी कि -1, और tan इनवर्स -1 क्या होता है? यस, ये कितना होता है? माइनस का क्या होता है? tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 1, तो यानी कि हमारा आंसर माइनस का 45 आना चाहिए। x बराबर 90 रख के देखो, माइनस का 45 कहां से आएगा? वही आंसर है। ए बी की वैल्यू 1 रखी, tan इनवर्स 1 बराबर 45, 45 माइनस 90 माइनस 45। तो अच्छा, मैं शायद एक ही चक्कर में रह गया। और देखिए हर सेक्शन से ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लेते जाना है और करते जाना है, राइट? और देखिए क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं आपको, देखें। एमवां पद किसी एपी का एन है और एनवां पद एम है, तो उसका पीवां पद क्या होगा? इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज n, यदि किसी एपी का mवां पद n है, mवां पद n है और nवां पद m है, तो उसका pवां पद क्या होगा? अब फॉर्मुलेशन में पढ़ेंगे तो आप जानते हैं m टर्म a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n। अगर फॉर्मुलेशन में आप पढ़ना चाहेंगे तो mवां पद n है, तो मैं कहूंगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m। अब आपको निकालना क्या है? पीवां पद, तो आपको निकालना है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये कितना होगा? तो आप a की वैल्यू और d की वैल्यू इन दो इक्वेशन से निकाल के यहां रखेंगे, लेकिन इन सब में बहुत समय लगेगा। अब देखिए m बराबर मैंने लिया 1, ठीक है, यानी पहला पद क्या है, और n बराबर मैंने ले लिया 2। अब देखिए ये कह क्या रहा है? mth टर्म इज n, mth का मतलब m1 लिया है तो फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म इज 2, कोई परेशानी? अच्छा, अब nth टर्म इज m, nth का मतलब दूसरा पद क्या है? m, यानी कि 1 है। कुछ भी ले लो आप, मैंने तो ऐसे ही मान लिया 1, आप m बराबर 2 ले लो, n बराबर 3 ले लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं कब डिफाइन कर रहा हूं? mth टर्म बोलना है ना, तो m बराबर मैंने 1 मान के देख लिया, तो पहला टर्म होगा या नहीं होगा? मेरे मानने के अनुसार, मेरे हाइपोथेसिस के अनुसार, मेरे ऑब्जर्वेशन के अनुसार। आप m की कोई और वैल्यू ले लीजिए, आप कह दीजिए m बराबर 2 है और n बराबर 1 है, तो दूसरा पद 1 है, कोई दिक्कत नहीं, पहला पद आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं एपी फॉर्म करना चाह रहा हूं जिसमें मैंने m का मान 1 लिया है, n का मान 2 लिया है। क्वेश्चंस की भाषा के अनुसार, इसकी जो लैंग्वेज है वो कहता है mवां पद n है, mth टर्म n है। अब मेरे हाइपोथेसिस के अनुसार पहला पद दूसरा है, तो एपी हमारी क्या हुई? पहला पद 2 हो गया, कॉमा। आगे पढ़े, nth टर्म इज m, n का मतलब दूसरा पद 1 है, तो कॉमा 1। तो आप जानते हैं कि तीसरा पद यहां पे कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? -1, तो कितना होगा? अभी देखना इनका डिफरेंस क्या होगा। देखो ये एक एपी है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? -1, तो अगले दो टर्म का डिफरेंस भी तो -1 होना चाहिए। हाँ, देखो मैं यहां लिख देता हूं इसको स्पष्ट भाषा में दूसरे कलर से। मेरी एपीआई 2,1, अगला इसका पद क्या होगा? तो आप जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है? -1।
तो अगले जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, -1। और हाँ, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, इन दोनों का डिफरेंस -1 होना चाहिए। तो ये पद क्या होगा, देखो मान लिया x होगा, ठीक है, तो यानी कि x -1 जो है वो -1 होना चाहिए या नहीं, तो यानी कि ये टर्म हमारा कितना हो गया, 0। तो मैंने AP मानी कौन सी, 2, 1 और 0, कोई परेशानी। अब हमें मान लिया कौन सा पद निकालना है, P का भी कोई मान ले लो, P बराबर कितना है 3, और P बराबर तीसरा टर्म हमारा आंसर कितना है, ये 0। तो P = 3 रखना है, M बराबर 1 रखना है, N बराबर 2 रखना है। कहां से 0 देगा, ऑप्शन बी से। आंसर इज ऑप्शन बी। बताइए, सेकंड्स में हल। नहीं समझ में आ गई ना क्या मैंने हाइपोथेसिस की है। M बराबर 1 मान लिया, N बराबर 2 मान लिया। अब मान तो लिया, AP भी तो देखनी पड़ेगी क्या बनी। क्वेश्चन के अनुसार जो AP हमारी बनी वो क्या बनी कि mवां पद n है, यानी पहला पद 2 है, तो फर्स्ट टर्म मैंने 2 लिखा है या नहीं, फर्स्ट टर्म 2, देखिए ठीक है भाई। और क्वेश्चन के अनुसार फिर पढ़े, पहला पद दूसरा पद क्या है, 1 है, तो दूसरा पद मुझे, ये तो भाई मुझे लेना ही लेना है क्योंकि मैंने मानी है। अब आगे की सीरीज इसके अकॉर्डिंग बनेगी। इन दोनों का डिफरेंस -1 है, तो इन दोनों का भी कितना है, -1 है। आगे और -1 कर दो, अगला टर्म क्या होगा, -1, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, -1। बात समझ में आ गई आपकी। तो P का मैंने कोई मान लिया, तीसरा पद ही मैंने P मान लिया, तीसरा पद क्या आ रहा है, 0। तो जो मैंने हाइपोथेसिस मानी उसके अनुसार M = 1, N = 2 एंड P = 3 रखने पर आंसर शुड बी 0 एंड ओनली ऑप्शन बी इज सेटिस्फाइंग इट। बताएं, हेलो, क्लियर हूं भाई। तो आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स तो बहुत वृहद सब्जेक्ट है, मैं इसमें घुसता ही चला जाऊंगा। तो यहां पर आपने देखा कि आप कैसे मैनेज करें कि इन क्वेश्चंस को ट्रिक्स के माध्यम से, शॉर्टकट्स के माध्यम से और ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से कैसे हल किया जाए। अब इसका जो दूसरा प्लेयर आता है वो आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, GAT। इसका वेटेज है 600 मार्क्स का। अब इसके भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये पेपर 2 भागों में टूटा हुआ है। पार्ट A जो इंग्लिश है, यानी सबसे बड़ा प्लेयर इसका, जो कि 200 मार्क्स का इसमें आता है, और दूसरा जो पार्ट B है दैट इज जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से पार्ट हैं, एक तो जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है और बायोलॉजी आ जाती है। इनके जनरल क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि तुम्हें बायोलॉजी 12th में चाहिए, जनरल क्वेश्चन, कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है, कोशिकाओं से संबंधित 10th लेवल तक की। दूसरा इसमें होता है जनरल स्टडीज का, ये भी 10th लेवल तक की। और जनरल स्टडीज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह, इकोनॉमिक्स नहीं आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ इकोनॉमिक का करंट से रिलेटेड, तो आप कहिए करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स। तो ये पार्ट आपका जनरल स्टडी का होता है, ठीक है। तो इसमें भी फिजिक्स आती है सबसे ज़्यादा 100 मार्क्स की, केमिस्ट्री आती है 40 मार्क्स की, बायोलॉजी आती है 40 मार्क्स की, 40 मार्क्स के करंट अफेयर्स, 80 मार्क्स की ज्योग्राफी, 60 की हिस्ट्री। इस तरह से इस पेपर का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बढ़ता घटता भी रहता है, लेकिन इंग्लिश का वेटेज और फिजिक्स का वेटेज सेम रहता है। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश और फिजिक्स हैं, क्योंकि 50% जो शेयर है वो इंग्लिश और फिजिक्स का है। तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं कि मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स इसके रिटन टेस्ट के की प्लेयर्स हैं। अगर ये बढ़िया से आपको आते हैं, इसके अलावा आपको कुछ केमिस्ट्री भी आती होगी, बायोलॉजी भी आती होगी, राइट। तो ये अगर बढ़िया से आता है तो आप इजीली इसका जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर सकते हैं, SSB कॉल अप लेटर प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो दूसरा फेज इसका क्या होगा, SSB, जो कि 5 दिन की प्रक्रिया है,
जिसमें ये टेस्ट किया जाता है कि आप ऑफिसर बनने लायक योग्यताएं आपके अंदर हैं या नहीं। तो ये है हमारा एनडीए के बारे में, राइट। अब इसका कोर्स जो है हम कैसे खत्म करें, रिटन टेस्ट का। तो रिटन टेस्ट का मैंने आपको कहा कि एक तो आपका हुआ मैथ्स सबसे बड़ा प्लेयर, उसके बाद इंग्लिश उससे छोटा प्लेयर, और फिजिक्स इन दोनों से छोटा प्लेयर। मैथमेटिक्स को आप 4 फेजेस में तोड़ दीजिए। पहली फेज है ट्रिग्नोमेट्री, करीब 12 से 14 क्लासेस में ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको टेस्ट सीरीज देता हूं, आप उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं? इसमें करीब 5 चैप्टर्स हैं। पहला है रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दूसरा है हाइट एंड डिस्टेंस, तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, चौथा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और पांचवा है हाइपरबोलिक फंक्शंस। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में करीब आपकी जो क्लासेस बैठती हैं 15 क्लासेस आपकी बैठती हैं, 15 से 18 क्लासेस अलजेब्रा के लिए। अब अलजेब्रा में क्या आता है? सेट रिलेशन फंक्शंस, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजी, पीएचपी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लॉगरिथम्स, बाइनरी नंबर्स, ग्राफ ऑफ इनइक्वेशंस, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आता है आपका अलजेब्रा में। तो ये दूसरा फेज है इसका। तीसरा फेज है इसका प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर्स, 2D, 3D, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और चौथा इसका जो फेज है वो है कैलकुलस। तो ये 4 फेजेस में हमने मैथमेटिक्स को कवर किया है, और इन 4 फेजेस में ही हम इसको कवर करेंगे। तो आप समझिए कि करीब 18 से 15 क्लासेस ही इसकी हैं, और करीब चूंकि आप कैलकुलस पढ़ के आए हैं 12 क्लासेस आपकी इसकी हैं। ये सब क्लासेस हैं जिनमें आपको हम बेसिक बताएंगे, बाद बाकी का डाउट सेशन जो है वो मेन है। जो आपके डाउट्स आएंगे उनको हम साथ साथ हल करेंगे, तो नंबर ऑफ क्लासेस की संख्या बढ़ जाएगी। ये वो बेसिक क्लास हैं कि वो बेसिक ज्ञान, वो ट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए इन क्लासेस के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीजों को कवर करेंगे। ऐसे ही अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्लेयर इंग्लिश की। इंग्लिश में एक तो इसका ग्रामर वाला पार्ट, और ग्रामर वाला पार्ट आपका पक्का होना चाहिए। दूसरा वोकैब वाला पार्ट, तीसरा पैराजम्बल्स वाला पार्ट, और चौथा है पैसेजेस वाला पार्ट। ये 4 पार्टों में इसकी आधार टिका हुआ है। ग्रामर में आपको सारे रूल्स वगैरह पता होना चाहिए। रूल्स तो इसमें कम हैं, लेकिन रूल्स से ज्यादा जो है ना वो एक्सेप्शंस हैं। रूल से ज्यादा इसमें जो है वो अपवाद हैं, राइट। तो उन अपवादों का जरूर पता रखना है। जैसे कि टीम के साथ इज का प्रयोग भी सही है, आर का प्रयोग भी सही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आगे सेंटेंस का भाव क्या रहने वाला है। अगर टीम एकजुट होकर काम कर रही है, इकट्ठा काम कर रही है, सभी खिलाड़ी हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से मैच जीत लिया जाए, तो यहां पर जब टीम हुआ या कमेटी हुआ या फैमिली हुआ, ये सब क्या है? दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स। दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स। और इसके बारे में एक सूत्र है कलेक्टिव नाउन के, कि जब कलेक्टिव नाउन एक समूह की तरह काम करता है,
एक यूनिट की तरह काम करता है, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसके बाद सिंगुलर ही वर्ब प्रयोग की जाती है। जैसे टीम इज सर्टेन टू विन द मैच, यानी टीम पक्का मैच जीत जाएगी। सारे टीम के खिलाड़ी हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, एक समूह की तरह काम कर रहे हैं, तो टीम के बाद क्या आएगा? इज। लेकिन अगर ये समूह की तरह काम न करें, अगर ये इंडिविजुअल मेंबर्स की चर्चा में संलग्न हो, तो टीम के साथ आर आता है। जैसे टीम आर कमिंग बाई डिफरेंट ट्रेन्स, यानी अलग अलग ट्रेनों से टीम आ रही है। तो यहां पर टीम के साथ जो है वो आर का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पर हम इंडिविजुअल मेंबर्स की या फिर टीम मेंबर्स की हम चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो आपने देखा कि अपवाद हैं, सेंटेंस के भाव पर डिपेंड करता है कि इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा इंग्लिश में। इसीलिए मैं टेंसेस को आपको दोबारा से कराता हूं, और अगर आपने हिंदी के हिसाब से गलती से सीख लिए हैं तो मैं उनको भुला के कंडीशंस के हिसाब से आपको टेंसेस को कराता हूं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे रूल हैं, जैसे कि फादर और दा फादर में क्या अंतर है? फादर का मतलब पिता, जैसे कि फादर इज वेरी एंग्री टुडे, पिता आज बहुत नाराज है। तो फादर क्या है हमारा? ये कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द कॉमन नाउन। तो यहां पर ये सेंटेंस क्या है? सही है। लेकिन अगर फादर के आगे द लग जाए, जैसे कि एट लास्ट द फादर इन हिम प्रिवेल्ड एंड एक्सक्यूज्ड हिम, अंत में उसके अंदर का पिता जागा और उसने उसे माफ कर दिया। तो पिता क्या है? कॉमन नाउन, और ये क्या है? इससे पहले आर्टिकल। तो अगर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आ जाए तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक की संज्ञा की मीनिंग देता है। भाववाचक संज्ञा का मतलब जो केवल तुम्हारी भावनाओं में स्थित है, भावनाओं में स्थिर है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो फादर का मतलब तो हुआ पिता, लेकिन दा फादर का मतलब पिता का प्यार, जिसको हिंदी में बोलते हैं पितृत्व। पितृत्व यानी पिता का प्यार। द मदर का मतलब मातृत्व यानी मम्मी का प्यार। द ब्रदर का मतलब भ्रातृत्व यानी कि भाई का प्यार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। दूसरा, वोकैब के लिए आपको मैंने कहा कि रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर रूट आपको पता चल गया तो इजीली आप बहुत सारे चीजों को सेंस आउट कर सकते हैं। एंटी किसी शब्द के आगे आ जाए तो इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ काम करना, ये अगेंस्ट काम करना। जैसे एंटीवायरस आपने सुना होगा, एंटीबायोटिक दवाई सुनी होगी, एंटी सेप्टिक का इंजेक्शन सुना होगा, एंटी पार्टी, एंटीपैथी, एंटीटेली, एंटीबेलियम, एंटीटेलियम, एंटीपोलियम, हजारों वर्ड्स। एंथ्रोप जहां भी आ जाए इसका मतलब मानवता से संबंधित। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मानव विज्ञान। मिज़ेंथ्रोपी का मतलब वन हु हेट्स द ह्यूमैनिटी, क्योंकि MIS का मतलब है टू हेट, और PHIL का मतलब है टू लव। तो फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? वन हु लव्स द ह्यूमैनिटी, जो मानवता को प्यार करता है। वहीं मिज़ेंथ्रोपिस्ट कौन सा होता है? जो मानवता को घृणा करता है। एंथ्रोमॉर्फिज्मिक शब्द है। मॉर्फ का मतलब जिसकी फॉर्म कैसी है? ह्यूमन जैसी है, मानव जैसी है, तो हम कहते हैं उसको एंथ्रोमॉर्फिज्म, राइट। तो ये रूट्स अगर आपको पता है। ट्रांस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ट्रांसफर, फर का मतलब ले जाना, जैसे फेरी एक बोट होती है जो ले जाती है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, और पोर्ट का मतलब कैरी करना। जैसे इंपोर्ट करते हैं हम चीजों को, एक्सपोर्ट करते हैं हम चीजों को, पोर्टेबल, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। बायो जहां भी आ जाए इसका मतलब लाइफ यानी कि जीवन। बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब है जीव
जीव विज्ञान, बायोडाइवर्सिटी जैविक विविधता, बायोफ्यूल जैविक ईंधन, बायोमोलिक्यूल, बायोमास। लेकिन बायो शब्द कहीं आएगा तो इसका मतलब लाइफ यानी कि जीवन से ही संबंधित होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो दिस इज इट। ये हमारा एंटोनिम सिनोनिम्स का सेक्शन है। पैसेजेस की भी हम ट्रिक देते हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपका स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन से हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग लाइंस किसी पैसेज की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो आपको आइडिया देती हैं कि उस पैसेज की क्या टून रहेगी, क्या टॉपिक है, ऑथर का मूड कैसा है, पॉजिटिव है अथवा नेगेटिव है अथवा कैसा है, राइट। और फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑथर किस आर्ग्यूमेंट पर जोर दे रहा है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो हमें स्टार्टिंग लाइंस से मिलती हैं, यानी इंट्रोडक्टरी लाइंस से मिलती हैं। तो स्टार्टिंग लाइंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। स्टार्टिंग लाइंस जो इसमें होती हैं वो बड़ी कीमती होती हैं, राइट। तो मैं उसमें भी ट्रिक दूंगा कि आप कैसे इनको सेंस आउट करें। बाद बाकी का आपका जो बचता है फिजिक्स में आप जानते हैं कि ये जनरल साइंस का आपका एनडीए के लिए पार्ट है। इसमें ऐसा नहीं कि हार्डकोर आपको 10th 11th की फिजिक्स पढ़नी है, जनरल कंसेप्ट्स आपको फिजिक्स के आने चाहिए। तो फिजिक्स लगभग इसमें करीब 30 क्लासेस हैं फिजिक्स की। उसके अलावा केमिस्ट्री की लगभग 6 क्लासेस हैं, बायोलॉजी की भी, सॉरी, लगभग 6 क्लासेस हैं। सिमिलरली हिस्ट्री में आपको ज्यादातर तो याद ही करना होता है, राइट। लेकिन ओवरव्यू कौन से टॉपिक पे, जैसे हिस्ट्री में बहुत सारे सेक्शंस हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वो मॉडर्न से पूछते हैं, तो यहाँ पर मॉडर्न जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ज्योग्राफी में बहुत सारे सेक्शंस हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और भी बहुत सारी ज्योग्राफी। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जो वो पूछते हैं वो फिजिकल और वर्ल्ड से पूछते हैं, तो इस सेक्शन पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो इनकी लगभग आपकी 15 क्लासेस होंगी, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको याद करने का और पढ़ने का ही विषय है। करंट अफेयर्स आपको हर मंथली पीडीएफ करंट अफेयर्स की प्रोवाइड होगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एनडीए और सीडीएस ऐसे टेस्ट हैं जिनको यूपीएससी डिजाइन करती है, तो उसमें क्वेश्चंस का कुछ लेवल जो होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है। तो मंथली क्या यूपीएससी सोच सकती है, कौन कौन से टॉपिक्स पर क्वेश्चन बना सकती है, इसकी आपको एक पीडीएफ मिल जाती है करीब 13 से 14 पन्नों की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। बाद बाकी का ये हमारा सजेशन आपसे हमेशा है कि न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट जरूर डाल लीजिए अगर आपको ऑफिसर बनना है तो। आपके विचार हर क्षेत्र में यहां पर जाने जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम इनको चीजों को कवर आउट करेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें अभी तक के चीजों में हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तो अगर एसएसबी की मैं बात करूंगा तो वो बहुत ज्यादा विस्तृत विषय है, लेकिन ओवरव्यू हम इस तरह से इनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी अदम्य साहस, शौर्य, बलिदान, पराक्रम, इज्जत, गौरव, सम्मान, इन सभी सपनों को उड़ान दी एनडीसी कोचिंग में। आज ही जुड़ें ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से और रक्षा सेवाओं में बनाएं अपना कैरियर, चुने राह विजेता बनने की।